वैसे दोस्तों हर एक बच्चे की ये इच्छा होती है कि मैं जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाऊं, जिसके बाद मैं अपने घर वालों के लिए हर संभव चीज कर पाऊं, जिसके लिए वो अपने जीवन में काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और उससे जीवन में सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उन लोगों को अक्सर प्राइवेट सेक्टर में जाकर नौकरी करनी पड़ती है, जहां पर उन्हें काफी ज्यादा कम सुविधाएं मिलती हैं। और बात अगर सैलरी की जाए तो उसके बारे में भी शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि वहां पर सैलरी कितनी ज्यादा कम मिलती है। और आज मैं बात करूंगा अंकिता भंडारी के बारे में, जिसने सोचा था कि मैं भी अपनी मेहनत से एक दिन कामयाब हो जाऊंगी और अपने घर वालों का सहारा बनूंगी। लेकिन कुछ दरिंदों ने उसे गलत काम करने के लिए उकसाया, लेकिन उसने कहा कि मैं ये सब नहीं करने वाली, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन, जहां आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी के केस के बारे में कि आखिरकार उस बेचारी एक लड़की के साथ क्या हुआ था, जिसके कारण आज ये न्यूज हेडलाइन बनी हुई है। क्या था पूरा मामला, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अंकिता भंडारी जो कि 2003 में पैदा हुई और अब लगभग 19 साल की हो चुकी थी, तो उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी +2 कंप्लीट करके होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, क्योंकि उसे इस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। और वहीं बात की जाए सैलरी की, तो इस चीज में इतनी ज्यादा टाइम नहीं लगता जितना कि किसी सरकारी नौकरी में तैयारी करने में लग जाता है। क्योंकि अगर बात वहां सरकारी नौकरी की जाए तो उसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी, जिसके चलते उसने अपना पैशन इसे बनाना शुरू कर दिया और होटल मैनेजमेंट के कोर्स में पूरा टाइम लगा दिया। जिसके बाद देखते ही देखते उसका होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा हो जाता है। उस टाइम कोरोना का टाइम था, जिसके चलते सारी चीजें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वहीं बात अगर इसके पिता की जाए तो वो पौड़ी में काम किया करते थे, लेकिन उत्तराखंड में उस टाइम माहौल पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके चलते वो अपने गांव श्रीकोटी वापस चले जाते हैं। अब किसी भी तरह का कोई काम धंधा नहीं चल रहा था। और वहीं दूसरी बात अगर घर की जाए तो उसकी भी काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं थी, जिसके चलते अंकिता ने सोचा कि मेरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हो चुका है, क्यों न मैं अपनी जाकर किसी जगह ट्राई करूं कि मुझे नौकरी मिल जाए और कम से कम थोड़ा बहुत पैसा देकर मैं अपने घर वालों की मदद कर पाऊं। वो अभी भी एक होटल की खोज में घूम रही थी, जहां पर जाकर वो नौकरी कर सके। जिसके बाद उसके एक पहचान वाले ने उसे बताया कि इस तरह हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर एक होटल मौजूद है, जहां पर स्टाफ मेंबर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो वहां पर जाकर चेक कर सकती हो। अगर बात इस होटल की जाए तो ये इनके घर से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास था। और दूसरी तरफ अगर हालात अंकिता के घर के देखे जाए तो वो काफी ज्यादा नाजुक थे, जिसके चलते उसने कहा कि सर मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जाकर वहां पर अपनी मेहनत करके कुछ ना कुछ अपने घर में तब्दीली करना चाहती हूँ, ताकि हमारे घर की जो सिचुएशन है इससे थोड़ा सा तो निजात पाया जा सके और हालात थोड़े अच्छे हो सके। और अंकिता वंतारा रिजॉर्ट में जाकर वहां पर अपना जो फार्म है वो अप्लाई करती है, जिसके बाद देखते ही देखते उसका वहां पर नंबर पड़ भी जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों ने वहां पर जाकर इंटरव्यू नहीं दिया था। और जल्द ही वो अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती है। वहां पर उस होटल का मालिक पुलकित आर्य था, जो कि वहां के एक जाने माने विधायक विनोद आर्य का बेटा था। होटल का माहौल उसे काफी ज्यादा शांत लगा और वो वहां पर रहकर खुश भी थी, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि यहाँ पर उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी। अंकिता ने वो जॉब 18 अगस्त को ज्वाइन की थी और अपने घर वालों को बताया कि इस तरह मुझे अच्छी सी जॉब मिल चुकी है, यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत अभी तो है नहीं। वो बार बार अपने घर आ जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो वो पहाड़ी एरिया था जहां पर बस मिलना इतना आसान नहीं था, और देखा जाए तो उसका घर काफी दूर भी था। और फिर भी अगर वो जबरदस्ती वहां पर जाने की कोशिश करती तो इतनी उसकी सैलरी भी नहीं थी, और वो भी नहीं चाहती थी कि जो मेरी थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है, जितनी मैं बचा पाती हूँ, वो मैं आने जाने में वेस्ट कर दूं। और दूसरी तरफ अगर मैं अपने घर पर जाती हूँ तो यहाँ पर भी छुट्टियां लगेंगी और उसकी सैलरी कटेगी, जिसके चलते उसने वहां होटल में ही मौजूद एक कमरे में रहना शुरू कर दिया। 1 महीना बड़े ही शांति से गुजर भी जाता है, लेकिन 1 महीने बाद उनकी जो होटल का कुक था वो देखता है कि अंकिता काफी ज्यादा गुस्से में है, वो रो रही है, क्योंकि पुलकित आर्य के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। और इसी तरह वो अपने रूम में चली जाती है और उस दिन सारा का सारा मामला शांत हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 19 सितंबर को सुबह सुबह पुलकित पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर जाकर अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है।
और कुछ ही देर बाद वापस आकर उसने उसके माता पिता के पास भी फोन किया कि इस तरह अंकिता अपने रूम में नहीं है और ना ही वो बाहर है, हमें यहाँ पर मिल नहीं रही। दूसरी तरफ अंकिता के माता पिता भी काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ पर गई होगी। आखिरकार एक लड़का हो तो उसकी बात अलग है कि वो अपने आप कहीं ना कहीं जाके वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मामला एक लड़की का था, जिसके चलते उनके माता पिता काफी ज्यादा परेशान होने लगे। और दूसरी बात, वो पहाड़ों में रहते थे जहाँ से वो इतना जल्दी वहां पर उसके होटल तक पहुंच भी नहीं सकते थे। जिसके बाद वो लगभग उसी टाइम वहां से चल पड़ते हैं और एक दिन बाद उसके होटल पहुंच पाते हैं। उसके होटल पहुंचने के बाद होटल का मालिक उसे बताता है कि इस तरह कल रात हम दोनों की थोड़ी झड़प जरूर हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो अपने कमरे चली गई और मैं अपने कमरे में। लेकिन आज सुबह जब हम लोगों ने उसे उठकर देखा तो वो अपने रूम में थी ही नहीं। लेकिन हमने आसपास की जगहों पर उसे देखने की ढूंढने की कोशिश की, जहां पर वो नॉर्मली जाया करती थी, तो वो वहां पर भी नहीं थी। जिसके चलते हम लोगों ने सोचा कि जल्द से जल्द इसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी जाए और आप लोगों को बता दिया जाए कि हो सकता है वो मुझसे नाराज होकर वापस अपने घर चली गई हो। लेकिन आप लोगों ने बताया कि वो घर तक तो पहुंचे ही नहीं। इतना सब कुछ अभी चल ही रहा था कि अचानक अंकिता के पिता के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है। वो नहीं जानते थे कि सामने वाला कौन है, लेकिन फोन करने वाले ने बताया कि वो अंकिता का दोस्त है और वो अक्सर अपनी बातें उससे शेयर किया करती थी। लेकिन 18 तारीख के बाद ना तो उसने किसी तरह का उसके पास कॉल किया और ना ही उसने किसी तरह का उसका कॉल रिसीव किया। और जैसे ही उसने ये बात जानने की कोशिश की कि अंकिता फोन क्यों नहीं उठा रही है और मेरे पास किसी तरह का कॉल क्यों नहीं आया, तो उसे पता चला कि वो इस तरह गायब है। तो उसने जम्मू वाले उसके दोस्त ने अंकिता के पिता को बताया कि उसका 18 तारीख को मेरे पास फोन आया था और वो बड़े ही बुरे तरीके से रो रही थी। और अंकिता ने जो कुछ भी उसे बताया था वो सभी उसने उसके पिता को बताया। और अंकिता के पिता को भी यही लगा कि हो सकता है उसके लापता होने के पीछे इस होटल के ओनर का ही हाथ हो। तो वो वहीं के उसी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर जाकर पुलकित के खिलाफ केस दर्ज कर देता है। और वहां पर जो पुलिस वाले मौजूद थे पुलिस स्टेशन में, वो उसका केस इतना जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति के खिलाफ कोई केस नहीं करवा रहा था, जबकि ये एक मिनिस्टर का बेटा था। जिसके चलते वो पुलिस वाले भी लगभग उसे 3 से 4 घंटों तक इसी तरह इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं। और अगर बात सीधी सीधी देखा जाए तो उसकी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही इस बात का पता वहां के लोकल न्यूज वालों को चलता है तो वो तुरंत वहां पर उस केस को कवर करने के लिए आ पहुंचते हैं कि इस तरह यहाँ 150 किलोमीटर दूर से एक लड़की नौकरी करने के लिए आया करती थी, लेकिन वो इस तरह गायब है और पुलिस वाले भी उनकी ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं। तो इसी तरह जब ये बात वहाँ के लोकल न्यूज़ में आई तो वहाँ पर मौजूद उस विधायक की जो ओपोजिट पार्टी थी तो वो भी उस पिता के सपोर्ट करने के लिए आ पहुंची। इधर अंकिता के पिता अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए एक कंप्लेंट डलवाने के लिए इधर उधर काफी देर से घूम रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। और वहाँ पर आकर उन सभी ओपोजिट पार्टी वालों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। और इतना जब बवाल होना शुरू हुआ तो विधायक जी भी पुलिस स्टेशन आ पहुंचे, जहाँ इधर अंकिता के पिता सुबह से ही इधर उधर सिर्फ एक कंप्लेंट लिखवाने के लिए घूम रहे थे, उनकी किसी ने भी नहीं सुनी। और दूसरी तरफ जब वो विधायक आए जिसका बेटा इन सब चीजों में फंसा हुआ था तो उनके लिए उन पुलिस वालों ने आते ही चेयर दी और चाय मंगवाई। तो ये सब देखकर वहां की आम जनता भी आग बबूला हो उठी। वहां के लोकल लोग देखते हैं कि एक पिता जिसकी बेटी गायब है उसका ये लोग रिपोर्ट तक नहीं लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहा है जब उसके पिताजी आ रहे हैं तो इनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा वहां के लोकल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो वहां पर मौजूद लोगों ने उसके पिता को ये सुझाव दिया कि आपको जरूर डीएम के पास जाना चाहिए। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए, मुझे कहीं पर भी जाना पड़े। वो वहाँ पर डीएम के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी पूरी दुख तकलीफ बताते हैं कि जनाब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है और अभी तक मेरी बच्ची का मेरे को अता पता नहीं है, तो प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। ये घटना थी 22 सितंबर की, जिसके बाद वहाँ वापस पुलिस स्टेशन में आकर जब उसके पिता कंप्लेंट लिखवाते हैं तो उनकी कंप्लेंट लिख ली जाती है।
लेकिन अभी भी कार्रवाई किसी भी तरह की नहीं की गई। अगले दिन की 23 तारीख हो जाती है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। जहां ये बात भी लोकल न्यूज से सीधी नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज बनने को तैयार हो चुकी थी। तो पूरी तरह से चारों तरफ से दबाव था, जिसके चलते अंकित आर्य को उठा लिया जाता है और वहां उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की गई। और जेल में जब उनसे सख्ती से पूछा गया तो धीरे धीरे करके लगभग पूरी स्टोरी ही कवर कर दी। उन्होंने बताया कि इस तरह 18 तारीख को हमारी उसके साथ थोड़ी लड़ाई हो गई थी, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो मेरा मूड ठीक हो चुका था। मैंने उसे कहा कि जैसे भी हम दोनों के बीच जो भी लड़ाई हुई, शायद आज तुम्हारा भी मूड खराब है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। बाहर घूम के आएंगे तो हम दोनों का ही मूड ठीक हो जाएगा। जिसके बाद खुद पुलकित आर्य, उसका होटल का मैनेजर, एक स्टाफ मेंबर और अंकिता एक स्कूटी और एक बाइक लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। वो एक अच्छी सी जगह पर जाकर बैठते हैं और कुछ देर तक गपशप आपस में बत्ते मारते हैं। और गपशप मारते मारते उसका मैनेजर और जो स्टाफ मेंबर था वो एक साइड में जाकर शराब पीने लगते हैं। एक तरफ वो दोनों शराब पी रहे थे और दूसरी तरफ अंकिता और पुलकित आर्य आपस में बैठे थे, तो उनकी फिर से लड़ाई होने लगती है। जिसके बाद उसने बताया कि हमारी इसी तरह लड़ाई हुई और मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया, तो मैंने उसे एक थप्पड़ मारा और पीछे की तरफ धकेल दिया, जहां पर एक नहर थी और वो नहर के अंदर जाके गिर गई। वैसे उस टाइम अगर देखा जाए तो मैं भी नशे में था और मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो कहां पर जाकर गिरी होगी। तो हम लोग अपनी बाइक उठाते हैं और वापस होटल आ जाते हैं। और इसका जब वो लोग वहां पर लगे एक कैमरे में रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये चारों लोग एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल पर गए जरूर थे, लेकिन जब ये लोग वापस आए तो ये सिर्फ 3 लोग ही थे, जहां पर उसका मैनेजर, उसका स्टाफ मेंबर और खुद पुलकित आर्य, यानी कि वो वहां पर उस टाइम ही उसे धक्का देकर आए थे। तो उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि वो इस तरह यहाँ पर गए थे। वहां पर जाकर अपनी फोरेंसिक टीम के साथ जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर उस लाश को ढूंढने की कोशिश करती है कि यहाँ पर या तो लाश मिल जाए या फिर वो अंकिता जिंदा मिल जाए, कैसे भी अधमरी हालत में हो चाहे मिल जरूर जाए। लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम भी नहर में पानी था और अंकिता उसी पानी में बहकर कहीं आगे जा चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अंकिता की खोजबीन अभी भी चल रही थी, जहां 24 तारीख को उस जगह से लगभग थोड़ी सी दूर, लगभग हम कह सकते हैं कि 7 या 8 किलोमीटर दूर एक लड़की की बॉडी मिलती है। जिसके बाद उसके अंकिता के पिता को वहां पर बुलाया जाता है कि आप प्लीज आकर पहचान कीजिए कि क्या ये अंकिता ही है। उसके पिता ने उसे देखा तो उसने कहा कि हाँ ये मेरी बेटी है। लेकिन दोस्तों जो कहानी अभी तक पुलकित आर्य ने बताई थी कि इस तरह एक्सीडेंट या हम लोगों ने शराब पी रखी थी और जो कुछ भी हुआ, ये सब आधी कहानी थी। एक तरफ तो ये सब जांचें चल ही रही थी, लेकिन तब तक उसका जो जम्मू वाला फ्रेंड था वो आकर उसके पिता से मिलता है और वो उन्हें पूरी की पूरी कहानी बताता है कि आखिरकार अंकिता ने मेरे साथ अपने जो हादसे थे, जो भी उसके साथ बीता था, उन सब के बारे में उसने उसे क्या क्या बताया। अंकिता के जम्मू वाले फ्रेंड ने अपने जो फोन में अंकिता के साथ जो बातें हुई थी उनके स्क्रीनशॉट पुलिस के साथ शेयर किए और पुलिस को बताया कि अंकिता ये बोल रही थी कि ये सभी लोग मिलकर अंकिता से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि जो कस्टमर उनके होटल में आता है अंकिता उनके साथ रात बिताए, लेकिन उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इन लोगों का मानना है कि वो सिर्फ 10,000 रुपए में इसको खरीद सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर अंकिता की बात की जाए तो उसका कहना है कि मैं अपनी जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ, इस तरह की कोई फालतू चीजों में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन बात अगर इस होटल के मालिक की जाए तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर कर रहा है कि अंकिता उनके होटल में जो आने वाले लोग हैं, उनके कस्टमर हैं, उनके रात का टाइम पास बने, और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। जहां पर उसका एक ऑडियो कॉल भी सामने आया जिसमें वो चिल्लाकर अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे अपना बैग वापस मांग रही है कि मुझे प्लीज मेरा बैग वापस दे दो। शायद वो उस जगह को छोड़कर वापस अपने घर पर जाना चाहती थी। मैम बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल, आ चल ना, आ रहे मैम, आ रहे, 2 मिनट बस, चल।
और वहीं बात अगर उस रिजॉर्ट की जाए तो वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि इस होटल को बनाया तो इसलिए गया था कि ये थोड़ा जंगल के अंदर है और यहाँ पर बिल्कुल खुली हवा है, शायद यहाँ पर कस्टमर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के कोई कस्टमर नहीं आया करते थे, जिसके चलते शायद इसके मालिक ने यही सोचा होगा कि हमारा होटल इस तरह ना चले तो क्या पता इसी तरह चल पड़े और हमें अच्छी खासी कमाई हो सके। और अंकिता की जब नौकरी लगी थी तो उसने यही सोचा था कि शायद ये आगे चलकर इन सब चीजों को ज्वाइन कर लेगी और वो हंसी खुशी इस चीज में आना चाहेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा हम लोग उसे हर नाइट के 10,000 रुपए देंगे। लेकिन अंकिता ने इन सब चीजों से इनकार कर दिया और सामने जो रिजल्ट आया वो ये कि उन लोगों ने उसकी जान ले ली। उसने ये सब मना जरूर कर दिया, लेकिन अगर बात पुलकित की जाए तो उसे अभी भी डर था कि शायद ये तो ज्वाइन नहीं कर रही है, लेकिन बाहर जाकर ये सब लोगों को ये बात ना बता दे कि असल में इस रिजॉर्ट के अंदर चल क्या रहा है, जिसके चलते उसे इस बात का डर था कि अगर इसकी बात अगर बाहर गई तो ये पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खास बात ये भी थी कि जो लाश अब बरामद हुई है और जिस होटल से ये सब ताल्लुकात रखते हैं तो वहां पर एक बुलडोजर भेजा जाता है और पूरी तरह से उस साइट जिसे बोल सकते हैं जहां पर काफी सारे एविडेंस मिल सकते थे, उस पूरे के पूरे बिल्डिंग को ही गिरा दिया जाता है, क्योंकि सरकार का मानना था कि ये जो बिल्डिंग है ये गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। लेकिन सोचकर देखिए, जो बिल्डिंग लगभग आज से 5 साल पहले बननी तैयार हुई थी और लगभग पिछले 4 सालों से बड़े ही मजे से चल रही थी, क्या वो 1-2 महीना और ज्यादा नहीं चल सकती थी? लेकिन सरकार ने कहा कि ये एक ऐसी गैर कानूनी जगह पर बनी हुई है और इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। उसको ये बात कहकर पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया और जिस तरह की इसके अंदर सबूत मिल सकते थे उनके तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वहां पर ना तो किसी तरह की पुलिस गई, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, बिना ही पुलिस से ये बात पूछे कि क्या आपको इसके अंदर किसी तरह का काम है, उस बिल्डिंग को पूरी तरह से गिरा दिया गया। वो तो शुक्र है ये सभी बातें इंटरनेट पर फैल गई, नहीं तो ये स्टोरी भी शायद एक दिन इसी तरह दब जानी थी। अभी भी ये केस चल रहा है और अलग अलग तरह के एविडेंस सामने आ रहे हैं। अब देखते हैं कि रिजल्ट सामने क्या आता है कि उसके हत्यारों को पूरी तरह से सजा मिलती है या नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गई जो कि अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा चाहते थे और कुछ भी नहीं।